हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे और पीछे वाला वीडियो जरूर देखे होंगे जो कि सॉरी हमारा केमिस्ट्री यानी 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला वीडियो था। लेक्चर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे वहां पे हम वीडियो में ही बात कर रहे थे तो कुछ देर यानी कि वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आप लोग देखे होंगे तो बीच में कट गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो कट गया था। तो उस वीडियो में जो भी चीज हम बताने वाले थे उसमें से कुछ नहीं बता पाए थे, तो आज उसको भी बताएंगे। सबसे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं उनसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे वीडियोस पे कमेंट करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम अपना संपूर्ण देकर एक अच्छा सा वीडियो बनाने का प्रयास करें और आपको भी मजा आए इस वीडियो में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे और स्वागत करते हैं आपको इस छोटे से चैनल पार्थ फिजिक्स पे। और चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का 4 तरीका के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। वास्तव में 4 नहीं, पहचानने के 5 तरीके होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 को पढ़ लिया था। 2 और पढ़ना ही था, तब तक कि कुछ लाइट वेट की प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से वीडियो बीच में ही कट गया। तो आज हम लोग उस 2 को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ और भी बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे 3 क्या क्या पढ़े थे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। 3 चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक था गैस का निकलना, हाँ गैस का निकलना। दूसरा था आपका अवक्षेप का बनना और तीसरा था क्या? तीसरा था चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको लेके दिखाया था। चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, इन सब का एक एक एग्जाम्पल लेके हमने बताया था कि ऐसे अगर एग्जाम्पल होंगे, जैसे लाइक दैट एक हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये तो गैस के निकलने से पहचाना गया। वैसे ही तीनों के बारे में एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बताए थे। आज आपका 2 बच गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। तो सबसे पहले आइए चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चौथा ऐसा चीज देखते हैं जिससे हम लोग पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो उसका चौथा है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। अब ये तापमान में परिवर्तन क्या है इसको समझिएगा। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान सुनिएगा, कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जब वो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है। या फिर कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनको अभिक्रिया कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है। 2 कंडीशन अभी बता रहे, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलता है, और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो बिना बाहर से ऊष्मा दिए अभिक्रिया ही नहीं करते। बात समझ में आ ना। तो वैसे चीजें अब तो ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो वो तो देखेंगे ही, साथ ही साथ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा अभिक्रिया है जिसको करने से ऊष्मा निकलता है। तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, आप सभी अपने घर पे भी इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं क्योंकि वो चीज मार्केट में अवेलेबल होता है। वैसे तो मार्केट में सब चीज अवेलेबल है, आप चाहे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, लेकिन अपने सुविधा के हिसाब से ही कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने से कोई आप केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे आपके मतलब थोड़ा सा बच के ही करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा नुकसानदेह होता है ना। तो वो सब चीजें बात की बात है। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि चेंज इन तापमान में
एक रिएक्शन बता रहे हैं आप, उसको आप घर पे भी कर सकते हो, वो उतना नुकसानदेह नहीं है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो ये CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में उष्मा निकलता है। क्या? उष्मा बाहर निकलता है यहां से। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग हिंदी में अनबुझा चूना भी कहते हैं। क्या? अनबुझा चूना, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। और अनबुझा चूना तो नाम सुने ही होंगे, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। तो उसका सूत्र जो होता है CaO, बहुत लोग को नहीं पता होगा, है ना, कुछ लोग को पता भी होगा कि अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। और इसकी अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ध्यान से देखिए ये तो है अनबुझा चूना, लेकिन ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। यानी कि किसी अनबुझा चूना का अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो वो तो बुझ जाता है, यानी बुझा हुआ चूना मिलता है। और साथ में ध्यान से देखिए जो उष्मा होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है जिससे कभी उष्मा निकलता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा बाहर से देना पड़ता है। तो वो चीजें कब बाहर से देंगे, वो चलते रहिए आगे, धीरे धीरे सब मिलेगा। सबसे पहले तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमें इस बात से पता चलता है, किससे, इस उष्मा से, कि यहां से उष्मा निकल रहा है तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के चौथे अभिलक्षण से पहचानी जा रही है, क्योंकि चौथा क्या है, तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तापमान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उष्मा निकलेगा। अरे उष्मा निकलेगा तभी तो तापमान चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तापमान कैसे चेंज होता है, सपोज दैट तापमान कैसे चेंज होता है, जब उष्मा, जैसे हम लोग कहते हैं गर्मी ठंडा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी क्यों होता है, क्योंकि अभी उष्मा ज्यादा है। जब उष्मा ज्यादा है तो गर्मी है, अब उष्मा कम हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो वही चीज है, तो उष्मा निकलेगा तो तापमान तो परिवर्तन होगा ही, चेंज होगा ही। तो ऐसे में ये इस उष्मा से निकलने से पहचानी जाती है ये अभिक्रिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं तापमान में परिवर्तन। बात समझ में है ना। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे ये एक हो गया। आगे और बढ़ते हैं, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको देख लीजिए, आगे एक और पांचवा है उसको भी देख लेते हैं। पांचवा जो है वो आपका है चेंज इन स्टेट। समझ में आ रहा है इसका हिंदी? पांचवा होगा चेंज इन स्टेट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब ये अवस्था क्या है, अब नहीं समझ में आ रहा है, तो अब अवस्था भी नहीं समझ में आ रहा तो अब मैं क्या ही कर सकता हूं। अवस्था में परिवर्तन, जिनको नहीं अवस्था समझ में आ रहा है वो फिर से 9th क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अवस्था क्या होता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो वही है अवस्था। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या, कि अवस्था भी परिवर्तित होता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस है तो इसकी अवस्था भी परिवर्तित होती है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसके रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो मान लेते हैं कि गैस अवस्था में है। क्या? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो गैस की अवस्था में है, और गैस की अवस्था में है तो अभिक्रिया के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गैस अवस्था में रहेगा, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। या तो वो ठोस हो सकता है या फिर द्रव हो सकता है, गैस नहीं रहेगा। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, अवस्था परिवर्तित होगा। पहले था गैस, अब या तो ठोस हो गया है फिर द्रव हो गया। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, अवस्था में परिवर्तन होने से पहचानी जाती है। इसका एक सबसे बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आप यहां पे ले सकते हैं, आप लोग, हम लोग डेली यूज करते हैं पीने के रूप में, है ना, पानी पीने के रूप में H2O। H2O क्या होता है जी, लिक्विड होता है। लेकिन हमको ये बताइए कि ये H2O बना किस किस से है, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये गैस है। क्या है, गैस है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है।
लेकिन ये H2O क्या है? ये तो लिक्विड है ना। क्या है? लिक्विड है। यानी क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। पहले तो था गैस, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गया? लिक्विड। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि वैसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अवस्था में परिवर्तन होने से पहचानी जाती है। तो इसका एक एग्जांपल ये है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो आपको दिखाई देगा अवस्था में परिवर्तन से पहचानी जाती है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे ही है, लेकिन चैप्टर के नाम पे आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ध्यान सुनिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछले वीडियो में तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ ही लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। अब इसमें समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। ध्यान सुनिए, तो इसका एक नेम क्या है? नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए, एक बार फिर इसको सुन लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी तीसरे नए तत्व का निर्माण करते हैं। ध्यान सुनिए फिर से, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी दूसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। है ना? अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताए थे कि नहीं बताए थे पिछले वीडियो में? बिल्कुल बताए थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें एक और बात बताए थे कि जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो एक चीज यहाँ पे है केमिकल इक्वेशन। अब इसको देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे एक चीज यहां पे लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए। सोडियम क्लोराइड, क्या? सोडियम क्लोराइड। अब थोड़ा सा इसको ध्यान समझिए, ये क्या है? इसको देखिए, इसको लिखने को हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हमने तो अभी हिंदी में लिखा है। सोडियम को इंग्लिश में सोडियम कहते हैं, क्लोरीन को इंग्लिश में क्लोरीन ही कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को भी इंग्लिश में सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसको पूरा हमने हिंदी में लिखा है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है, बट क्या? केमिकल रिएक्शन है, बट ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्या? केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब कहा है भाई, ये केमिकल इक्वेशन कहा नहीं है, तो अब केमिकल इक्वेशन कहते किसको है? अब ध्यान सुनिए, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं, उनके संकेत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे दुनिया में जितने भी तत्व ज्ञात हैं, उन सबको तो रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सूचित करने के लिए कुछ ना कुछ संकेत होता है कि नहीं होता है?
होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को सूचित करने के लिए कैपिटल H है। हीलियम हो गया, उसको सूचित करने के लिए क्या है जी, He है। बात समझ में आ रहा। लिथियम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए Li है। तो ऐसे ही जितने भी तत्व है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई संकेत है कि नहीं है, डेफिनेटली है। तो अब ध्यान से देखिए, ये सोडियम है, तो इस सोडियम को संकेत के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बताइएगा, सोडियम का संकेत कितना होता है, क्या होता है, सॉरी, सोडियम का संकेत क्या होता है? नहीं पता है? पता होना चाहिए। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। प्लस क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का Cl होता है। नहीं पता है, बड़ी पिटाइएगा आप लोग। ये छोटा छोटा बात अगर नहीं पता है तो ध्यान सुनिए, पीरियोडिक टेबल खरीदिए और पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी खरीदिए और उस आवर्त सारणी में टोटल 114 तत्व होते हैं, है ना। तो उसमें से आपको करना यह है कि उसके प्रथम 20, हो सके तो मिनिमम आप 20 तत्वों का नाम याद रखिए, संकेत याद रखिए, उसके संयोजकता याद रखिए, परमाणु संख्या याद रखिए, इतना याद रखिए। अब मैक्सिमम हो सकता है तो जितना आपको याद करना है कर लीजिए, लेकिन हम कहेंगे आपको मिनिमम 20 तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु संख्या और उसकी संयोजकता आप लोग को जुबान पे याद होना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री पे अपना कमांड कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा केमिस्ट्री इन तत्वों का ही तो खेल है। पहले ही लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि जितना दुनिया में जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन सबका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो मिलता है NaCl। क्या? NaCl। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो हम लिखे है ना, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण हो गया, लेकिन ये रासायनिक समीकरण नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया है लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं है। इसको आप रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों कर सकते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण जिसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्वों को अगर संकेत के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो उसके फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। ये सब याद है ना? जो वीडियो पिछला देखे होंगे उनको याद होगा, और जो नहीं देख के आए होंगे उनको नहीं याद होगा। तो जो भी नहीं देख के आए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला वीडियो देखिए, क्योंकि वहां से आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। नहीं देखिएगा फिर नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ये चीजें, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उसको अभिकारक और जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो अब ध्यान सुनिएगा, दूसरा इसका परिभाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उसके संकेत के रूप में और प्रतिफलों को उसके सूत्र के रूप में लिख देते हैं तो वही क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है। आया समझ में? चलिए आया तो आगे बढ़ते हैं।